बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पोलैरिमेट्री का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था। पोलैरिमेट्री ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका यूज होता है किसी भी गिवन कंपाउंड के ऑप्टिकल बिहेवियर को स्टडी करने में। हम लोग इसका डिटेल पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी कंपाउंड कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, या कब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या फिर कब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये सारी कहानी हमको पढ़नी है, समझनी है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताया था और पॉइंट भी लिखवाया था कि अगर कोई गिवन कंपाउंड एसिमेट्रिक है, ध्यान सुनिएगा, अगर गिवन कंपाउंड एसिमेट्रिक है या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि गिवन कंपाउंड कायरल नेचर का है, तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उस कंडीशन में वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब कि अगर इस कंपाउंड में से मान लीजिए हमने एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का सैंपल लिया, एक कंटेनर, एक ट्यूब लिया, उसमें हमने एसिमेट्रिक कंपाउंड को भर दिया और उसमें हम ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इससे पास करें, तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करके सैंपल से बाहर निकल के हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें दिखाई देगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में ऑप्टिकल रोटेशन दिखा रहा होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसमें हमने बहुत कुछ डिटेल पढ़ा है जिसको आप लोग प्रीवियस लेक्चर से समझ सकते हैं, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो, और अगर देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल की, अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या फिर इसको कह सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एकाइरल है, और इसमें से अगर हम बात करें तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका मतलब अगर इसमें से पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास कराया जाए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास कराया जाए, तो फिर जब ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स इस पीपीएल के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो हमको कोई ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। मतलब पीपीएल जैसा इंटर किया वैसा ही बाहर निकल जाएगा। यहां पर ऑप्टिकल रोटेशन जीरो रहेगा इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कंपाउंड्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, या फिर कहें इन केस ऑफ एकाइरल मॉलिक्यूल्स। तो काम की बात सिर्फ एक है कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, मैं यहां पर क्या बोलूं, किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं बात कर रहा हूं अभी किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो आपका आंसर जाएगा किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो कंपाउंड एसिमेट्रिक हो या फिर कहें वो कंपाउंड कायरल हो। अभी मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहा हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। फिर रिपीट करता हूं, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है। तो आंसर है कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उस कंपाउंड का एसिमेट्रिक होना या फिर कायरल होना जरूरी होता है। क्लियर हुआ बात इतना? अब आता है कि भाई कायरल होने के लिए या एसिमेट्रिक होने के लिए क्या क्या हमको पढ़ना पड़ता है। यहां पर हम धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे और हमको कंसेप्ट मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां एक टर्म का जिसको कहते हैं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर होता क्या है? कोई भी एक एटम है ए, मान लीजिए कोई भी एटम ए है, वो कुछ भी हो सकता है। एक एटम ए जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच्ड हो, जैसे मान लीजिए यहां पर इससे अटैच है P, यहां पर अटैच है Q, यहां पर अटैच है R और यहां पर अटैच है S। इस एटम A से ये कुछ भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। एक ऐसा sp3 हाइब्रिड एटम, यहां पर ध्यान समझिएगा, एक ऐसा sp3 हाइब्रिड एटम जिससे अटैच्ड ग्रुप जो हो, मतलब 4 ग्रुप P Q R S डिफरेंट हो, चारों डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में ये जो एटम होगा ये एक कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। और कायरल सेंटर को हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करते हैं,
कायरल सेंटर को हम लोग स्टार से डिनोट कर देते हैं। ये एक कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। ये कायरल सेंटर हो गया। तो कोई बोलता है कि कायरल सेंटर क्या होगा, तो आप कहेंगे कायरल सेंटर, पहले तो डिनोट कैसे करेंगे इसको, मैंने क्या बताया, कायरल सेंटर डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कायरल सेंटर को डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे sp3 हाइब्रिड एटम, sp3 हाइब्रिड एटम जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, ध्यान रखिएगा 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, उसको कहा जाता है कायरल सेंटर। क्लियर हुआ? यहां पर हम लोग इसको डिफाइन करने के हिसाब से क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड एटम, sp3 नोट करिए, साथ में हेडिंग लिखिए कायरल सेंटर, हेडिंग लिखिए कायरल सेंटर, कायरल सेंटर हेडिंग लिखिए, और फिर ऐसे यहां पर ब्रैकेट में स्टार बना लीजिएगा और उसके आगे फिर डेफिनेशन लिखिएगा। कायरल सेंटर स्टार बनाइए, हेडिंग लिखिए sp3 हाइब्रिड एटम, sp3 हाइब्रिड एटम having 4 different groups, having 4 different groups is called chiral center। अब यहां पर ये जो sp3 हाइब्रिड एटम है वो क्या हो सकता है, अगर कोई पूछता है कि यहां पर जो sp3 हाइब्रिड एटम है वो क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात है, जहां पर भी आप सोच सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडेशन हो सकता है वो यहां ले सकते हैं। जैसे यहां ए हो सकता है कार्बन सबसे कॉमनली, सिलिकॉन, और क्या हो सकता है फास्फोरस, और क्या हो सकता है नाइट्रोजन, या फिर इस तरीके का कोई और एटम। काम की बात है चारों ग्रुप इससे अटैच्ड जो हो PQRS वो डिफरेंट होने चाहिए, उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके फोटो बनाइए और यहाँ पर ए क्या हो सकता है, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये नोट कर लीजिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कायरल सेंटर से होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने कार्बन लिया, ध्यान से देखिएगा, कार्बन लिया, कार्बन से यहां पर मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा दिया, तो आप देखिए इस कार्बन से अटैच्ड सभी 4 एटम या ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो कार्बन और sp3 हाइब्रिड है ये कार्बन, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन एक कायरल सेंटर की तरह ट्रीट होगा, ये कार्बन एक कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। अब होता क्या है कि अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर है, अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर हो तो वो कंपाउंड एसिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर इसमें एक कायरल सेंटर हो, एक ही कायरल सेंटर हो, सिर्फ 1 कायरल सेंटर हो, तो कंपाउंड डेफिनेटली एसिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब उसमें हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो बात क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए अपन इस पे फोकस करते हैं। अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर होगा तो कंपाउंड डेफिनेटली क्या होगा, वो कंपाउंड डेफिनेटली क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। और अगर कंपाउंड एसिमेट्रिक हो गया तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि 1 कायरल सेंटर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब पीपीएल को ये रोटेट करेगा। क्लियर हुआ बात इतना? अब यहां पर
एक जरूरी बात आई कि सर अच्छा जब वन कायरल सेंटर रहे तो कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो सर इसमें कुछ ऐसा भी है क्या, कुछ एक्सेप्शन वगैरह भी आ सकता है क्या? तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, और वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एसाइक्लिक 3 डिग्री एमाइन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए हमने नाइट्रोजन लिया, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन लिया, इस नाइट्रोजन में हमने 3 डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए, R1, R2, R3। इसमें सेंटर पर लिखता हूं, नाइट्रोजन लिया हमने, इस नाइट्रोजन से 3 डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए, R1, R2, R3, और यहां पर ये हो गया ये एक लोन पेयर। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस नाइट्रोजन से अटैच्ड ये sp3 हाइब्रिड है, ये नाइट्रोजन कैसा है, sp3 हाइब्रिड है, और इस नाइट्रोजन से अटैच ग्रुप पे ध्यान दीजिए तो एक R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, और एक लोन पेयर जो यहां पर है, ये लोन पेयर जो है ये भी एक ग्रुप की तरह ही ट्रीट होता है। आपको अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद हो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये जो कंपाउंड्स, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, ऐसा हमने ले लिया एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, तो हम लोग यहां पे क्या बोलते थे, यहां पर देखो लोन पेयर या फिर पीएच अपोजिट है, ये एंटी हो गया, और यहां पर देखो पीएच सेम साइड हो गया, ये सिन हो गया, या इजेड सिस्टम भी लगा सकते हैं, अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा ई, सेम साइड है तो क्या हो जाएगा जेड। क्या बात किया था हमने बात किया था कि जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे तब हमने क्या डिस्कस किया था कि जो लोन पेयर है ये एक ग्रुप की तरह ट्रीट होता है तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये ट्रीट होता है एक ग्रुप की तरह। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आप लोन पेयर को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करते हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लोन पेयर है वो एक ग्रुप की तरह ट्रीट होता है। तो हम लोग यहां पर इस नाइट्रोजन को जब ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम बोलेंगे इस नाइट्रोजन से 3 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, R1, R2 और R3, और एक लोन पेयर लगा है, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। दिस लोन पेयर विल बी ट्रीटेड एज वन ग्रुप। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर की तरह काम करेगा, ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। अब अभी मैंने, आप तो कायरल सेंटर है तो यहां पर स्टार बना सकते हैं अपन यहां पर। अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये स्टार बना दिया मैंने। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर वन कायरल सेंटर हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर वन कायरल सेंटर हो, यह भी डिस्कस किया ना कि अगर वन कायरल सेंटर हो, अगर एक कायरल सेंटर हो तो कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे करेगा हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे अभी। अब देखिए, हमको दे दिया गया एसाइक्लिक 3 डिग्री एमाइन, और उसमें भी ऐसे लगा दिया डिफरेंट ग्रुप्स। ये नाइट्रोजन एक कायरल सेंटर हो गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ये कंपाउंड रूल के हिसाब से चले तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इसके बारे में, तो पता चलता है कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर जो ये नाइट्रोजन है, इसका ये जो लोन पेयर है और ये जो 3 ग्रुप है R1, R2, R3 है, ये आपस में फ्लिपिंग करते रहते हैं, ये फ्लिप होते रहते हैं। मतलब अभी समझिएगा, इमेजिन करिएगा, ये R1 इधर है, R2 इधर है, R3 पीछे है। मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन R1,
R2 R3 और ये लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर बैठा है। अब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर यहाँ पे फ्लिप होते रहता है, मतलब लोन पेयर चला जाएगा नीचे, ये R1 R2 चले जाएंगे, R1 R2 R3 चले जाएंगे ऊपर, फिर ये R1 R2 R3 भी ऊपर है, R1 R2 R3 ये तीनों देखो, R1 R2 R3 यहाँ लोन पेयर नीचे है, फिर ये फ्लिप हो जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे और लोन पेयर ऊपर चला जाएगा। ये फ्लिपिंग होती रहती है, मतलब ऐसे समझिए, ये लोन पेयर ऐसे नीचे की तरफ आया और ये R1 R2 R3 उधर ऊपर चले गए। क्लियर हुआ बात इतना? अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा ये समझिएगा। यहां पर क्या होगा एक्चुअल में, ये मान लीजिए मैंने सोचा कि ये ऐसा है, मैंने समझा कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन पता चला इसमें ये थोड़ी देर बाद फ्लिप कर गया, R1 R2 R3 इधर चले गए, आई लोन पेयर यहां पर आ गया। फिर मैंने सोचा चलो ऐसा मॉलिक्यूल है तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये फ्लिपिंग चलती रहती है, मतलब R1 R2 R3 उसमें ऊपर चले जाएंगे, लोन पे नीचे आ जाएगा, ये फ्लिपिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। क्लियर हुआ बात इतना? अब इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर इसकी, अब यहां पर अगर देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिड है और ये नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर है। ये भी एक कायरल सेंटर की तरह काम करेगा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि इसका जो इंटरमीडिएट एग्जिस्टेंस रहेगा, इंटरमीडिएट अगर स्ट्रक्चर बनाए, इसका हम इंटरमीडिएट बना रहा हूं मैं, तो कुछ ऐसा रहेगा, R1 R2 R3 R1 R2 R2 R3 ऐसा कुछ रहेगा और ये लोन पेयर हो गया। ये ऐसा एक प्लेन में रहेगा और इसी के बीच में इक्विलिब्रियम चलता रहेगा, ये इसी दोनों के बीच में से झूलता रहेगा। बात समझ में आ गया? इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने ये मॉलिक्यूल दिया, सैंपल में ये मॉलिक्यूल डाल दिया, थोड़ी देर के ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमने सैंपल में ये वाला मॉलिक्यूल डाला, ठीक है, और इसके अंदर हमने प्लेन पोलराइज्ड डाइट डाला और इस मॉलिक्यूल ने पीपीएल को 2 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, लेकिन उसी सैंपल में थोड़ी देर बाद ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लाइट को घुमा देगा, तो दोनों का नेट रोटेशन मिला करके क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। मतलब ऐसा समझिए, एक सैंपल में आपने मान लो थोड़ी देर के लिए समझो कि प्योरली आपने ये डाल दिया, प्योर 100% प्योर ये वाला फॉर्म डाल दिया, लेकिन क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद ये वाला फॉर्म इसमें बदल जाएगा कुछ क्वांटिटी में और कुछ उसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। ये तो कुछ ने क्लॉकवाइज घुमाया, कुछ ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कुल मिला के किसी ने लाइट को रोटेट किया ही नहीं, नेट रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो गया, तो हमको कैसा मिल जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मान लीजिए हमको एसाइक्लिक 3 डिग्री एमाइन मिले और उसमें भी डिफरेंट ग्रुप लगा दीजिए, तो कायरल सेंटर होते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। और इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का जो कारण है वो है यहां पर लोन पेयर का इन तीनों ग्रुप R1 R2 R3 के साथ फ्लिपिंग, जिसको कहा जाता है रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या कहा जाता है, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। जैसे आपने अम्ब्रेला देखा होगा, ऐसे छतरी रहती है और ऐसे डंडी रहती है। अब क्या हो, नीचे से हवा चली तेजी से तो छतरी ऊपर चली गई, ऐसे हो जाएगा, फिर ऊपर से हवा चली फिर छतरी नीचे आ गई, फिर नीचे से हवा जोर से लगी छतरी ऊपर चली गई। जैसे अम्ब्रेला में इन्वर्जन हो सकता है, वैसा ही यहाँ पर ये तीनों ग्रुप R1 R2 R3 का इन्वर्जन हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ हाथ, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये ऐसे है, ये बॉन्ड ऐसे उल्टा घूम के ऊपर की तरफ जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर घूम की तरफ जाएगा ऐसे,
और ये वाला बॉन्ड वैसे ऊपर की तरफ घूम के जाएगा। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए ये मान लीजिए नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे R1 है, ये R ऐसे ऊपर घूम के जाएगा, ये ऐसे ऊपर घूम के जाएगा और लोन पेयर ऊपर से नीचे आएगा, जैसे अम्ब्रेला में होता है। अम्ब्रेला ऐसा है, मैं ऐसे घुमा दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, वहीं रहता है, ये ऊपर की तरफ ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या, आप क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए सिर्फ एक कायरल सेंटर हो, सिर्फ एक कायरल सेंटर हो तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड, क्योंकि वो एसिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर यहां पर ये कायरल नाइट्रोजन हो और वो कैसा हो, एसाइक्लिक हो, ओपन चेन में हो, कायरल नाइट्रोजन इन ओपन चेन, तो वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा ड्यू टू लोन पेयर फ्लिपिंग या फिर रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। सर यहां पर ये एसाइक्लिक या ओपन चेन क्यों आप बोल रहे हो, उसके पीछे कहानी सुनिएगा। मान लीजिए हमने यहां पर कुछ ऐसा कंडीशन ले लिया, साइक्लिक 3 डिग्री एमाइन, और ऑब्वियस अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो कायरल सेंटर लेकर के बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, ऐसा ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इधर नाइट्रोजन को देखिए, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, इधर का ग्रुप देखिए कार्बन फिर CH3, इधर का ग्रुप देखिए सिर्फ कार्बन। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें कुछ कर देते हैं तामझाम, मान लिया पर हमने ऐसे कर दिया। अब जरा इधर से देखिए, यहां पर आप देखिए इसको, इधर के ग्रुप को देखिए, नाइट्रोजन इससे क्या अटैच है, यहाँ पे कार्बन फिर CH3, इधर गए तो कार्बन, इधर आ गए तो कार्बन फिर डबल बॉन्ड फिर कार्बन। मतलब नाइट्रोजन के इस तरफ का ग्रुप और इस तरफ का ग्रुप डिफरेंट है। मान लीजिए इधर के ग्रुप को ऐसे दिखा दिया, इधर के ग्रुप को ऐसे दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर एक लोन पेयर भी है तो उसको भी दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने CH3 लगाया है और यहाँ पर एक लोन पेयर है। ठीक है, ये वाला ग्रुप डिफरेंट है तो इसको हमने मान लो ऐसे दिखा दिया, और यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप लगाया है, इसको हमने ऐसे दिखा दिया। तो क्या देख रहे हैं, इस नाइट्रोजन से अटैच्ड, इस नाइट्रोजन से अटैच्ड, इस नाइट्रोजन से अटैच, इधर का ग्रुप, इधर का ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, चारों डिफरेंट है। मतलब ये हो गया कायरल नाइट्रोजन, ये हो गया कायरल नाइट्रोजन, कायरल एटम हो गया या कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, कायरल सेंटर लिख देता हूं। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये देखिए क्या है, साइक्लिक पार्ट से ये नाइट्रोजन है, ये साइक्लिक पार्ट से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कायरल सेंटर है लेकिन ये साइक्लिक होने की वजह से ये इसको फ्लिप नहीं होने देगा। अब ऐसा नहीं होगा कि लोन पर फ्लिप करके चला जाए और ये बॉन्ड इधर आ जाए, क्योंकि साइक्लिक पार्ट इसके फ्लिपिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ये साइक्लिक पार्ट इसके फ्लिपिंग को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लिपिंग नहीं हो पाएगा लोन पेयर का, और इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना? क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान समझ लीजिएगा। यहां पर ये जो, यहां पर ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये इसके रोटेशन को या फ्लिपिंग को रिस्ट्रिक्ट करेगा। इस मान लीजिए मैं सोचूं कि लोन पेयर को इधर लेके चला जाऊं, तो क्या ये बॉन्ड, ये रिंग है, ये बॉन्ड इधर घूम के आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिंग इस फ्लिपिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा। जबकि यहां पर ऐसा समझिए, आपके पास अम्ब्रेला है, ऐसे है, अम्ब्रेला के जो साइड्स है उनको
एक धागे से लेकर के नीचे की तरफ ऐसे बांध दीजिए, रिंग बन गया, बांध दीजिए जोर से, ताकत लगा के बढ़िया से अच्छे से टाइट करके धागे से, मजबूत धागे से बांध दीजिए, और फिर हवा मारिए इधर, तो क्या ऊपर फ्लिप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वहां पे जो धागा काम कर रहा है वो काम यहाँ पे रिंग कर रहा है। क्लियर हुआ बात इतना? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अब कहानी का पूरा कंक्लूजन क्या है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन कुछ ऐसा है, हमने डिस्कस किया कायरल सेंटर, तो हमने बोला कि sp3 हाइब्रिड एटम जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो वो कायरल सेंटर कहलाता है। फिर मैंने क्या बोला कि अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर हो तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर हो तो कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दो के केस में हमको पढ़ना पड़ेगा कि कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन एक कायरल सेंटर होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट इसमें आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कौन सा? एसाइक्लिक 3 डिग्री एमाइन, एसाइक्लिक 3 डिग्री एमाइन, ओपन चेन वाला 3 डिग्री एमाइन, यहां कायरल सेंटर होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर का बाकी तीनों ग्रुप के साथ फ्लिपिंग होते रहता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही होते रहता है। ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर ऐसा, ये मैंने 3 बना दिया, R1 R2 R3, लोन पेयर यहाँ पे मान लीजिए, अभी लोन पेयर ऐसा है, लोन पेयर ऊपर गया, R1 R2 R3 पीछे गए, लोन पेयर पीछे गया, R1 R2 R3 ऊपर आ गए। ये यहाँ जो बनाया है दिस इज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। और इसकी वजह से देखिएगा यहां पर ये लोन पेयर ऊपर आया तो R1 R2 R3 पीछे गए, लोन पेयर पीछे गया तो R1 R2 R3 ऊपर आ गए। ये फ्लिपिंग चलता रहेगा, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन चलता रहेगा, जिसकी वजह से नेट ऑप्टिकल रोटेशन आपको 0 मिलेगा, और हम कह देंगे कि यहां पर सिर्फ एक कायरल सेंटर है, फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन वहीं पर अगर ये साइक्लिक हो जाए, लेकिन अगर वहीं पर ये साइक्लिक हो जाए तो क्या होगा? ये रिंग क्या करेगा? इसके इन्वर्जन को या फ्लिपिंग को, लोन पेयर फ्लिपिंग को या रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन को रोक देगा, और तब ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। लेकिन कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। यहां पर ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर तो होना चाहिए अभी के केस में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बिना कायरल सेंटर के भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। बेस्ट एग्जांपल है डीएनए, बिना कायरल सेंटर का भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व होता है। क्लियर हुआ बात इतना? चलिए तो पॉइंट नोट करिएगा, कंपाउंड्स हैविंग, पॉइंट नोट करिएगा, कंपाउंड्स हैविंग वन कायरल सेंटर, कंपाउंड्स हैविंग वन कायरल सेंटर, compounds having one chiral center are asymmetric, compounds having one chiral center are asymmetric, asymmetric है तो हम कायरल भी कह सकते हैं। compounds having one chiral center are asymmetric or chiral compounds having one chiral center are asymmetric or chiral, and hence they are optically active। एक बार रिपीट करता हूं, कंफर्म कर लीजिएगा स्टेटमेंट। कंपाउंड्स हैविंग वन कायरल सेंटर, compounds having one chiral center are asymmetric or chiral CHIRAL or chiral, and hence they are optically active, जल्दी से बनाइए। वीडियो पॉज करके नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करिएगा। इन द केस ऑफ 3 डिग्री
3 डिग्री acyclic, 3 डिग्री acyclic chiral amines, 3 डिग्री amines. In the case of 3 डिग्री acyclic amines, लिखिएगा पॉइंट, in the case of 3 डिग्री acyclic amines, compounds are optically inactive. Compounds are optically inactive even in the presence of one chiral center. Even in the presence of one chiral center. Even in the presence of one chiral center. Due to rapid umbrella inversion. Due to rapid umbrella inversion. एक बार पॉइंट रिपीट करता हूं, देख लीजिएगा. इन द केस ऑफ 3 डिग्री acyclic amines, in the case of 3 degree acyclic amines, compounds are optically inactive. Compounds are optically inactive even in the presence of one chiral center. Even in the presence of one chiral center. Due to rapid umbrella inversion. Due to rapid umbrella inversion. अब वीडियो को पॉज करके ये बनाइए जल्दी से. वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. अब उसके बाद यहां पर इसको नोट कर लीजिए कि साइक्लिक हो जाएगा तो क्या होगा. जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए. ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, अभी मैंने आपसे क्या बोला कि अगर वन कायरल सेंटर होगा, कायरल सेंटर शॉर्ट में लिख देता हूं सीसी, अगर कायरल सेंटर 1 होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. और अगर कायरल सेंटर का नंबर, ध्यान सुनिएगा, 2 या उससे ज्यादा हो, मतलब मोर देन 1 हो, ऐसा कह सकते हैं. अगर कायरल सेंटर का नंबर 2 या फिर उससे ज्यादा हो तो फिर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या फिर इनएक्टिव, दोनों में से कुछ भी एक हो जाएगा. अब एक्चुअल बात सुनिएगा, मैं यहां पर जो कायरल सेंटर पढ़ा रहा हूं ये हमको जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है, इसलिए हमने कायरल सेंटर का डिस्कशन लिया. हमने कायरल सेंटर का डिस्कशन इसलिए लिया क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझना है तो कायरल सेंटर की हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है. लेकिन ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए कायरल सेंटर का कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है. लेकिन किसी भी कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी आने के लिए या किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर हो या ना हो, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है. फिर रिपीट करता हूं कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर का होना या नहीं होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है. तो सर नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन होता है कि कंपाउंड का एसिमेट्रिक होना. कंपाउंड का एसिमेट्रिक होना. अगर कंपाउंड एसिमेट्रिक है, जिसको हम कायरल भी कह देते हैं, अगर एसिमेट्रिक कंपाउंड है या फिर कहें कायरल कंपाउंड है तो फिर वो डेफिनेटली क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. तो डेफिनेटली क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. उसके पास कायरल सेंटर हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर हुआ बात इतना? तो फिर यहां पर बात करते हैं, तो सर कैसे पता करेंगे कोई कंपाउंड एसिमेट्रिक है? मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, आपसे किसी ने क्वेश्चन आपसे किसी ने बोला, क्या बोला? Which of the following is the necessary condition for a compound to show optical activity? एक ऑप्शन दिया प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर और दूसरा दिया कंपाउंड एसिमेट्रिक होना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन दे दिया कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक. तो आपका आंसर क्या जाएगा? कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक. कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन
कि किसी कंपाउंड के अंदर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सके। नेसेसरी कंडीशन क्या है? वो कंपाउंड एसिमेट्रिक होना चाहिए या फिर कहें वो कंपाउंड कायरल होना चाहिए। तो सर कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा? तो इसके लिए जरूरी होता है दो टर्म, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, दोनों के दोनों एब्सेंट होने चाहिए, तो वो कंपाउंड एसिमेट्रिक हो जाएगा। फिर बोलता हूं, अगर किसी कंपाउंड के पास कायरल सेंटर से बहुत मतलब नहीं है, मतलब किस बात से? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, तो वो कंपाउंड एसिमेट्रिक हो जाएगा या कहें कायरल हो जाएगा। और अगर कंपाउंड एसिमेट्रिक या कायरल हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना? सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा जाता है वो भी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ पर। तो आपसे कहा क्या जाए, यहाँ पर फिर से हमारे पास एक बहुत जरूरी बात आ गई, इसको मैं नोट की फॉर्म में लिखूंगा। नोट की फॉर्म में लिखूंगा। फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा कि प्रेजेंस, लिखिएगा आप लोग, नोट लिखिए, जल्दी से लिखिए, नोट पॉइंट नोट करिए। प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी or for the optical active behavior of molecule. Presence of chiral center is not the necessary condition for the optical activity or optical behavior of molecule. सेकेंड पॉइंट नोट करिएगा, necessary condition for optically active behavior of a compound, necessary condition for the optically active behavior of a compound is इसमें नीचे लिखेगा, इसके नीचे पॉइंट नोट करिएगा, asymmetric nature of compound, asymmetric nature of compound or chiral nature of chiral nature of compound, फिर उसके नीचे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ब्रैकेट में POS, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ब्रैकेट में POS एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ब्रैकेट में COS, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ब्रैकेट में POS एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ब्रैकेट में COS। रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने बोला यहां पर कि नेसेसरी कंडीशन, देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर ऑफ ए कंपाउंड इज, फर्स्ट इसमें लिखा हमने पॉइंट, एसिमेट्रिक नेचर और कायरल नेचर ऑफ कंपाउंड। सेकेंड उसके नीचे हमने लिखा एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ बात इतना? ये एक्चुअल कहानी है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन ये है कि किसी भी कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। उसका कायरल सेंटर है या नहीं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड होगा वो एसिमेट्रिक हो जाएगा
एसिमेट्रिक हो जाएगा तो बोले कायरल हो जाएगा, और उस कंडीशन में वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, कायरल सेंटर होना ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डीएनए। आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, अगर ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, यहां कहीं कायरल सेंटर है ही नहीं, कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन डीएनए कायरल है। कायरल मतलब क्या हुआ? कायरल का मतलब हुआ एसिमेट्रिक। कायरल का मतलब क्या हुआ? एसिमेट्रिक। कायरल होना और कायरल सेंटर होना दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को कभी मिक्स मत करना। कायरल होना मतलब एसिमेट्रिक होना, कायरल होना मतलब एसिमेट्रिक होना। कायरल सेंटर होना मतलब एक sp3 हाइब्रिड एटम होना जिससे अटैच्ड चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उसको हम कायरल सेंटर कह देते हैं। तो कायरल सेंटर अलग कहानी है, कायरल अलग कहानी है। तो मैंने क्या बोला, डीएनए के पास कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन डीएनए कायरल है। डीएनए के पास कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन डीएनए कायरल है, बोले तो एसिमेट्रिक है, तो डीएनए ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब डीएनए के अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर दीजिए, मतलब एक सैंपल लीजिए, उसमें डीएनए भर दीजिए और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर दीजिए, तो वो ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएगा, पीपीएल को रोटेट करेगा। क्लियर हुआ बात इतना? तो मैं क्या बोलूं आपसे, मैं क्या कहूं कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है? एक ऑप्शन कायरल सेंटर होना जरूरी है या कंपाउंड का कायरल होना जरूरी है? तो आपका आंसर जाएगा सर कंपाउंड का कायरल होना जरूरी है, कायरल सेंटर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायरल होना मतलब एसिमेट्रिक होना। क्लियर हुआ बात इतना? तो यहां पर जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे कहानी, चलो पहले मैं लिख देता हूं और पॉइंट्स, फिर एक बार में ही नोट कर लेंगे। चलिए हो गया। अब इसी बात से और आगे समझते हैं। अब यहां पर होगा क्या, जैसे हम कायरल सेंटर पे अगर बात करें, अभी हमने जो डिस्कस किया, कायरल सेंटर का नंबर अगर 1 है, कायरल सेंटर का नंबर अगर 1 है, तो उस कंपाउंड में, जो भी कंपाउंड के पास कायरल सेंटर का नंबर 1 है, उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, डेफिनेटली नहीं रहेगा। हम लोग आगे इसको प्रूफ भी करेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं अभी, है ना। बाद में हम ये सब एक एक पॉइंट को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। और उस कंडीशन में वो कंपाउंड एसिमेट्रिक रहेगा, बोले तो कायरल रहेगा, और उस कंडीशन में वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन आ जाए कि कायरल सेंटर का नंबर 2 या उससे ज्यादा हो, तो यहां पर हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। क्या क्या बनेगा केसेस? ध्यान से देखिए, कायरल सेंटर का नंबर 2 या फिर उससे ज्यादा हो, तो हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। एक हो सकता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। एक बन सकता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों हो। इन तीनों केसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों है, पीओएस है, सीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, सीओएस है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनमें से कोई एक भी आ गया तो वो कंपाउंड सिमेट्रिक हो जाएगा। वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर सिमेट्रिक हो गया तो हम कहेंगे कंपाउंड एकायरल हो जाएगा, और एकायरल हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और केस होगा कि पीओएस और सीओएस दोनों एब्सेंट हो। अगर ऐसा हो गया कि पीओएस और सीओएस दोनों एब्सेंट हो गए तो कंपाउंड डेफिनेटली क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा।
कंपाउंड एसिमेट्रिक हो जाएगा मतलब कि क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, और अगर कायरल हो जाएगा तो फिर कायरल हो जाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मैं यहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां भी हो सकता है, पढ़ लेंगे हम लोग कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये हो सकता है। यहां मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव की, अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं चल रही, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ बात इतना? तो यहां पर हमारे पास क्या कहानी आई कि अगर एक कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर का नंबर कितना है, 1 है, तब तो डेफिनेटली पीओएस सीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा या फिर कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर कायरल सेंटर का नंबर 2 या उससे ज्यादा तो हो सकता है कि वहां पर पीओएस सीओएस दोनों रहे, हो सकता है पीओएस हो सीओएस ना हो सकता है पीओएस ना हो सीओएस हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दो में से कोई एक भी आ गया तो कंपाउंड सिमेट्रिक या फिर एकायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी है कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए तो आंसर होगा उसका एसिमेट्रिक होना, उसका कायरल होना। क्लियर हुआ बात इतना? यहां तक हो गई बात। अब इस बात को हम जस्टिफाई करेंगे, ये तो हो गया कायरल सेंटर की कहानी। इस बात को हम जस्टिफाई करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री का डिटेल में समझाऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए, पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों का खेल है, डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, हर एक बात आपको समझाया जाएगा, पर थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला कि कायरल सेंटर का होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। इसके लिए हम कुछ प्रूफ देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करें डीएनए की, मान लेते हैं इसका 5 प्राइम है, ठीक है, ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया और ये 3 प्राइम हो गया, ठीक है, ठीक है। ये डीएनए है। ये डीएनए क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। ऐसे प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स है, एसिमेट्रिक होता है। यहां कहीं भी कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर है ही नहीं, फिर भी ये एसिमेट्रिक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर हुआ बात इतना? दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एलीन सिस्टम लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर मैंने डिफरेंट ग्रुप लगा दिए इस कार्बन से, मान लो यहां मैंने लगा दिया मिथाइल और यहां मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, यहां मैंने लगा दिया मिथाइल हाइड्रोजन, तो क्या होगा यहां पर, ये टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट रहेगा। यहां पर मान लीजिए मिथाइल हो गया, और ये हो गया अपना हाइड्रोजन। ये हम पहले जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो ये वर्टिकल हुआ, तो हॉरिजॉन्टल हुआ तो ये वर्टिकल हुआ। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट है। यहां पर जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो कंपाउंड एसिमेट्रिक है। कंपाउंड एसिमेट्रिक है मतलब कंपाउंड कायरल है। एसिमेट्रिक या कायरल हो गया, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, जबकि यहां कहीं भी कायरल सेंटर नहीं है। और भी एग्जांपल आएंगे, अभी मैं 2-3 बेसिक एग्जांपल्स पढ़ा रहा हूं आपको। तो यहां पर ये 2 एग्जांपल ये बताने के लिए है कि कायरल सेंटर का होना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ये जो कायरलिटी होती है, यहां डीएनए को क्या बोलोगे, डीएनए इज कायरल, डीएनए इज, आप क्या बोलोगे, डीएनए इज कायरल विदाउट कायरल सेंटर। अब इस तरीके की जो कायरलिटी होती है, मतलब एसिमेट्रिक बिहेवियर होता है, उसको कहते हैं हेलिकल कायरलिटी। ये हेलिक्स है ना, ये एक तरीके का हेलिक्स है।
तो इसको कहा जाएगा हेलिकल कायरलिटी। और ये देखिए एक एक्सिस है यहाँ पर, कार्बन कार्बन कार्बन, इन तीनों कार्बन देखे थे एक एक्सिस बन रहा है, इसको कहा जाता है एक्सियल कायरलिटी। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाएगा एक्सियल कायरलिटी, इसको कहा जाएगा हेलिकल कायरलिटी। क्लियर हुआ बात इतना? तो पॉइंट नोट करिएगा, डीएनए कॉमा अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन, डीएनए अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन कॉमा स्क्रू, जानते हो स्क्रू, जो नट कसते हैं ना स्क्रू, वो भी हेलिक्स ही होता है एक्चुअली, आप ऐसे स्पाइरल हेलिक्स होता है, वो भी एसिमेट्रिक है। लिखिएगा डीएनए अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन स्क्रू आर optically active due to their asymmetric structure or chiral structure। एंड दिस टाइप ऑफ कायरलिटी, ये सब देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया, स्क्रू का एग्जांपल लिया, डीएनए का एग्जांपल लिया, अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल लिया, ये हेलिक्स है तो बोलेंगे इसको, एंड दिस टाइप ऑफ कायरलिटी, लिखिएगा पॉइंट, एंड दिस टाइप ऑफ कायरलिटी इज नोन एज हेलिकल कायरलिटी, एंड दिस टाइप ऑफ कायरलिटी इज नोन एज हेलिकल कायरलिटी, हेलिकल कायरलिटी। उसके नीचे ऐसे डीएनए का ये ऐसा स्ट्रैंड बना लीजिए, लिख लीजिएगा डीएनए इज कायरल विदाउट कायरल सेंटर, डीएनए इज कायरल विदाउट कायरल सेंटर। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट substituted allene and similar compounds can be optically active even in the absence of chiral center, and this type of chirality is known as axial chirality, and this type of chirality is known as axial chirality, and this type of chirality is known as axial chirality। जल्दी से फोटो बनाइए। ठीक है, अब आप इस फोटो में देख सकते हैं कायरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या चेक करना जरूरी होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होने या नहीं होने के लिए चेक करना जरूरी होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। खेल होता है एक्चुअल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर एलीन का सब्स्टिट्यूटेड या फिर उसके जैसा कंपाउंड, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, यहां पर मैंने मिथाइल लिया, यहां हाइड्रोजन ले लिया। अब देखिएगा यहां पर जो लगाएंगे ये लगा देते पहले, ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट होगा। तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लगा दिया मिथाइल, और ये हाइड्रोजन। जब यहाँ पर हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है, एक मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक हो जाएगा बोले तो कायरल हो जाएगा, जबकि कायरल सेंटर कहीं भी नहीं है।
और इस वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये भी एक ऐसा एलिन जैसा कंपाउंड हो गया। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी चाहिए तो इन्वायरमेंट टेट्राहेड्रल होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट में आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, ध्यान समझिएगा, ये प्लेटिनम लिया, इस प्लेटिनम से 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए, 4 डिफरेंट ग्रुप, फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन और यहां पर आयोडीन, चारों डिफरेंट है, देख सकते हैं आप। और इसका इन्वायरमेंट अगर हम देखें तो कैसा है, ये स्क्वायर प्लेनर है। अब होगा क्या, यहां पर हमने चारों ग्रुप डिफरेंट लगाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब डिफरेंट है। ये प्लेटिनम यहां पर सेंटर पे है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे तो ये DsP2 हाइब्रिड है यहाँ पर प्लेटिनम, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर है। जैसा दिख रहा बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है। प्लेटिनम के ही प्लेन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बैठे हुए हैं। इसमें होता क्या है, यहां पर एक्चुअल में यहां पर होगा क्या कि कहीं और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या ना हो, ये जो मॉलिक्यूल का प्लेन है, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल रखा हुआ है, इस प्लेन में ही यहां पर हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। तो ये जानने के लिए हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लेन मैंने ड्रॉ किया जिससे एक तरफ के मॉलिक्यूल्स या जो भी ग्रुप्स हैं वो, और दूसरे तरफ के मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल में ध्यान समझिएगा। मान लीजिए यहां पर मैंने ये ऐसा यहां पर एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं। यहां पर मैंने लगा दिया मान लीजिए CHO, यहां लगाया OH, यहां लगाया HOH और यहां लगा दिया CHO। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों, इस पूरे स्ट्रक्चर के मिड में यहां पर देखिए एक प्लेन ड्रॉ करता हूं। एक प्लेन ड्रॉ किया, ये प्लेन मेरे लिए एक मिरर की तरह काम होना चाहिए। देखिए आपको पता है ना भाई, मिरर में आप अपना इमेज देखते हैं, वो भी तो ऑप्टिकल नेचर ही है ना। मिरर में जब आप अपना इमेज, अपना फोटो देखते हो, अच्छा मैं स्मार्ट लग रहा हूं, ऐसे करके देखते हो ना, तो वो भी तो ऑप्टिकल नेचर है। तो मेरे लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ढूंढना है तो जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप जिसको समझना चाहते हो उसको आप समझिए वो एक मिरर है। वो एक क्या है, मिरर है। तो दिस इज ट्रीटेड एज मिरर, ये मिरर हो गया मेरे लिए। अब अगर मिरर के एक तरफ का पार्ट और दूसरी तरफ का पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ, तो फिर वो जो आपने यहां पर एक हाइपोथेटिकल मिरर समझा है या प्लेन समझा है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये OH का मिरर इमेज यहां OH बन रहा है, इस H का मिरर इमेज यहां पर H बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत से लोग गलती करते हैं इसमें। इस H का मिरर इमेज यहां देखिए ये बन रहा है, इस CHO का मिरर इमेज यहां पर देखिए बन रहा है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। तो ये जो प्लेन यहां हमने ड्रॉ किया, ये हमारे लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। समझे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन है जिससे कट करेंगे तो मॉलिक्यूल आधा आधा कट जाए। फालतू बात, आधा आधा काटने पीटने से मतलब नहीं है। एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करिए जिसका एक तरफ का पार्ट और दूसरे तरफ का पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो। सर ये क्या आधा आधा का क्या नाटक है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है, मैं इसमें दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने लिया CHO, इधर ले लिया CHO,
यहां मैंने लिया H, इधर OH, इधर ले लिया OH और इधर ले लिया H। मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल प्लेन बनाता हूं मिड पे और इसको ट्रीट करता हूं कि ये मेरे लिए मिरर है, मिरर है। तो मुझे क्या दिखा, CHO का मिरर इमेज CHO, क्या दिखा हमको, CHO का मिरर इमेज CHO। बहुत बढ़िया बात है। क्या यहां पर इस OH का मिरर इमेज H है? नहीं सर, OH का मिरर इमेज तो OH होना चाहिए ना, OH का मिरर इमेज H कैसे हो सकता है? या फिर सर इस H का मिरर इमेज OH है? नहीं नहीं, हो नहीं सकता, ये तो मिरर इमेज। क्या हुआ, इस H का मिरर इमेज H आना चाहिए, यहां OH है। इस OH का मिरर इमेज OH आना चाहिए, यहां H है। ये OH और ये H मिरर इमेजेस नहीं है, ये H और ये OH मिरर इमेजेस नहीं है, जबकि ये CHO तो है, पूरा पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये जो यहां पर मैंने एक हाइपोथेटिकल प्लेन बनाया, जिसको मैं बोल सकता हूं कि मैं चेक कर रहा हूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जबकि दोनों को ध्यान से देखिए, आप इसको देखिए ध्यान से, आपने यहां पर इसके नीचे का पार्ट देखिए HOH CHO, इसके ऊपर का पार्ट देखिए HOH CHO, आधा आधा ही तो कटा है, हाफ हाफ। इधर देखो जरा ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, इसके नीचे कौन है, HOH CHO और एक कार्बन है ना, और ऊपर जाइए तो HOH CHO और ये कार्बन, HOH CHO कार्बन, HOH CHO और यहां पर कार्बन है, तो आधे आधे ही, हाफ हाफ। ऊपर वाले को क्या मिलेगा, ऊपर वाले को क्या मिलेगा, इस प्लेन से ऊपर वाले को क्या मिलेगा, H मिलेगा, OH मिलेगा, CHO मिलेगा, कार्बन मिलेगा। इस प्लेन से नीचे वाले को क्या मिलेगा, H मिलेगा, OH मिलेगा, CHO मिलेगा, कार्बन मिलेगा। आधा आधा तो है, लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बहुत से लोग इस पॉइंट पे गलती करते हैं, बहुत से लोग ऐसा पढ़ा भी देते हैं, ध्यान समझिएगा। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, समझते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन है जिसके दोनों तरफ के पार्ट आधे आधे होंगे, हाफ हाफ होंगे या इक्वल हाफ होंगे, हाफ में भी इक्वल हाफ होंगे। गलत। फिर रिपीट करता हूं, बहुत जगह पर ऐसा समझाया पढ़ा जाता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होगा जिसके दोनों तरफ के जो पार्ट है वो इक्वल हाफ होते हैं, बराबर बराबर, आधा आधा कट गया वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अगर आपने ऐसा डेफिनेशन से आंसर निकालने का प्रयास किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है तो आपके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एक मिरर है, एक हाइपोथेटिकल मिरर है जो मॉलिक्यूल के बीच में रखा गया है, और उस मिरर के दोनों तरफ के जो पार्ट है वो अगर एक दूसरे के मिरर इमेजेस है तो कहेंगे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर ये मिरर इमेजेस नहीं है तो कहेंगे कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन कैसे करेंगे, आप बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ हाइपोथेटिकल प्लेन, plane of symmetry is a hypothetical plane which is placed in the middle of a molecule and structures of both sides of that plane are the mirror images of each other। मिडिल में प्लेस करना है और उसके दोनों तरफ के स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए, तो उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक्चुअल डेफिनेशन है। आधा आधा फालतू बात मत करना है, पल्ले के थोड़ी काट रहे हो वहां पे, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। चलिए तो यहां पर देखिए, अब जब इसी साथ साथ में हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन को देखिए, यहां कार्बन को देखिए, इस कार्बन से एक OH, एक H, एक CHO और एक ये बड़ा सा ग्रुप अटैच है। मतलब इस कार्बन से अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट, एक कायरल कार्बन हो गया या कायरल सेंटर हो गया। इसको देखिए, इस कार्बन को देखिए ध्यान से, इससे एक H, एक OH, एक CHO और एक ये बड़ा सा ग्रुप अटैच है। मतलब इस कार्बन से अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी कायरल सेंटर हो गया। इसी तरीके से इसको देखो, इस कार्बन से अटैच्ड ग्रुप कौन कौन से, H, OH, CHO और ये बड़ा सा ग्रुप, चारों डिफरेंट है, ये कायरल सेंटर हुआ। यहां पर इस कार्बन को देखिए, इससे कौन कौन अटैच है, H, OH, CHO और ये बड़ा सा ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये कायरल सेंटर हो गया।
भाई कायरल सेंटर के लिए हमने क्या पढ़ा है, sp3 हाइब्रिड एटम जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो। ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, यहां देखो ये कायरल सेंटर, यहां दो कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहां देखिए दो कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आगे मैं बढ़ाऊंगा इसमें कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, बट उसको थोड़ी देर के लिए अभी इग्नोर कर चलते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे मैं पढ़ाऊंगा इस वाले केस में कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। तो वो आगे का बात है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, दो कायरल सेंटर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। मैंने क्या डिस्कस किया था, अगर दो या उससे ज्यादा कायरल सेंटर हो, दो या उससे ज्यादा कायरल सेंटर हो तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट रहे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट आ गया तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा ना। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई एक भी आ गया, नाम में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई एक आ गया तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, कोई एक आ गया तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा, और सिमेट्रिक होगा तो ऑप्टिकल रोटेशन पीपीएल के लिए ऑब्जर्व नहीं होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हमने यहीं पे डिस्कस किया था ना पीछे, अभी पीछे डिस्कस किया था हमने, क्या डिस्कस किया था वो भी देख लो एक बार जल्दी से। कि अगर दो या उससे ज्यादा कायरल सेंटर हुए तो दोनों केसेस हो सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई एक या दोनों प्रेजेंट है तो कंपाउंड सिमेट्रिक, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों एब्सेंट तो कंपाउंड एसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल हो, ठीक है, इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर एक स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल होगा या स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट रखने वाला मॉलिक्यूल होगा, भले ही उसके आप चारों ग्रुप डिफरेंट कर दीजिए, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो जरूर रहेगी। कहां पे रहेगी, कहीं और रहे चाहे नहीं रहे, जिस प्लेन पे मॉलिक्यूल रखा है वहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा कि नहीं। थोड़ा इमेजिन करिएगा आप, यहाँ पे बीच में से, मतलब यहाँ पे देखिए प्लेटिनम यहाँ पर है, प्लेटिनम एक ऐसा स्फीयर बॉल हो गया, यहाँ ब्रोमीन एक एटम है, एक स्फीयर हो गया, देखिएगा ध्यान से, प्लेटिनम यहाँ पर है, ब्रोमीन एक एटम इधर, फिर इधर क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, इधर आयोडीन। और जहाँ मॉलिक्यूल वहीं पे एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करिए, मॉलिक्यूल में मतलब कि ऐसा प्लेन ड्रॉ करिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और प्लेटिनम, इन सबको ऐसे कट करते हुए बीच में से प्लेन निकले। जब आप ऐसे कट करके देखेंगे तो क्या दिखेगा, इधर और इधर आधा आधा फ्लोरीन मिरर इमेज, आयोडीन आयोडीन मिरर इमेज, ब्रोमीन आधा आधा मिरर इमेज, क्लोरीन आधा आधा मिरर इमेज, प्लेटिनम आधा आधा मिरर इमेज। क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर के केस में, स्क्वायर प्लेनर के केस में आपको कहीं और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले या ना मिले, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल रखा गया है उसी प्लेन में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर मिल जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब कंपाउंड क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, कंपाउंड क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और अगर कंपाउंड सिमेट्रिक हो गया तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये जो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट कैसा है इसका, स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट है, ये तो मॉलिक्यूल ही स्क्वायर प्लेनर है। यहां पर एक ऐसा मॉलिक्यूल है, दिस इज स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होगा, कहीं और प्लेन ऑफ सिमेट्री रहे या ना रहे, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर रहेगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा।
सिमेट्रिक हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं क्या हो जाएगा, एकाइरल हो जाएगा, और इसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो हम क्या बोले कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो तो इन्वायरमेंट क्या लेना चाहोगे, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर? सर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट। अब जरा पीछे देखिए, इन्वायरमेंट का कहानी मैं सिखा चुका हूं आपको, जरा पीछे देखिए, यहां पर ये हो गया अपना हॉरिजेंटल, तो ये वर्टिकल, तो ये हॉरिजेंटल, तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, तो ये वर्टिकल, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है। पीछे देखिए, हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, तो ये वर्टिकल, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट रहेगा तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल सकता है। अगर स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगा। कारण कहीं और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या ना हो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो जरूर रहेगा, कम से कम एक तो जरूर रहेगा, और वो उस मॉलिक्यूल के प्लेन में ही रहेगा जिसमें उसको रखा गया है, उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। कई बार इसको कुछ लोग इसको स्लाइस कट भी कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए, एक चाकू ले लिया, ऐसे काट दिया, स्लाइस कर दिया, दो टुकड़े कर दिए, तो ऐसा भी कई जगह लिखा मिलेगा। बट अच्छा स्टैंडर्ड टर्म से बात करें तो इसका नाम होता है, मतलब स्टैंडर्ड टर्म्स में ऐसा स्लाइस वाइस कुछ नहीं होता, वहां पे लेके कोई चाकू लेके नहीं बैठा काटने के लिए। स्टैंडर्ड टर्म्स में नाम होता है मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट समझने के लिए इजी जाता है, ऐसे कट कर दिया, ठीक है ना। एक्चुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक मिरर है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक मिरर है। क्लियर हुआ बात इतना? तो चलिए पहले आप जो लिख रहे थे पॉइंट, उसमें इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बाकी मैं आगे समझाऊंगा कि इसमें पीओएस क्यों नहीं है, सीओएस क्यों नहीं है, इसको मैं आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ पॉइंट नोट करना है। ये डायग्राम जल्दी से बनाइए, जल्दी से वाला डायग्राम बना लीजिए, वीडियो पॉज करके ड्रॉ करिएगा। इसके बाद पॉइंट नोट करिएगा, या नोट लिखेगा या फिर पॉइंट लिखेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड, optical activity of a compound cannot be observed, optical activity of a compound cannot be observed in the case of square planar molecule, in the case of square planar molecule and square planar environment, in the case of square planar molecule and square planar environment, because square planar molecule always have molecular plane of symmetry, always have molecular plane of symmetry। एक भी सिमेट्री एलिमेंट आ गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना? लिखिएगा पॉइंट इसके नीचे, इफ any symmetry element ब्रैकेट में लिखिएगा POS, COS, एनी सिमेट्री एलिमेंट ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट में, इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, POS, COS, इफ एनी सिमेट्री एलिमेंट is present in the given molecule, then it will be symmetric, or achiral, and optically inactive, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी सिमेट्री एलिमेंट आ गया, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में से, एक्चुअल में एक और होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है यहां पर।
क्यों नहीं होता हम लोग अगले लेक्चर में सीख लेंगे। तो हम लोग इस फिलहाल फोकस करेंगे सिर्फ दो पर, पीओएस और सीओएस पे। इफ एनी सिमेट्री एलिमेंट, उसमें भी कौन, पीओएस और सीओएस, इज प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, देन इट विल बी सिमेट्रिक और एकायरल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एक सेकेंड। हाँ, चलिए वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए और इसके आगे की जो कहानी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।